नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार इनकम टैक्स से जुड़ी जानकारियों की समरी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आयकर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। कमाई करने वाले व्यक्ति की आय का कुछ हिस्सा सरकार के द्वारा ले लिया जाता है। उस राशि को आयकर या इनकम टैक्स कहते हैं। सरकार इस राशि का उपयोग जन कल्याण तथा देश कल्याण में खर्च करती है। इनकम टैक्स की दृष्टि से वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर वह वर्ष कहलाता है जिसमें व्यक्ति की कमाई होती है तथा असेसमेंट ईयर उसके अगला वाला वर्ष जिसमें व्यक्ति अपनी कमाई का मूल्यांकन करता है और टैक्स पे करता है। भारतीय आयकर अधिनियम के तहत आय के स्रोत को 5 भागों में बांटा गया है। वह कुछ इस प्रकार हैं: वेतन के रूप में आय, मकान किराए से आय, कारोबार या पेशे से आय, पूंजीगत लाभ के रूप में आय या कि अन्य स्रोतों से आय। इन सभी का योग कुल आय या सकल आय कहलाती है। इनकम टैक्स स्लैब, जिसमें लोगों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि नया टैक्स स्लैब चुने या पुराना टैक्स स्लैब। आज आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कर योग्य आय लिया है, इधर पे नया टैक्स स्लैब का रेट और यहाँ पे पुराने टैक्स स्लैब का रेट लिया गया है। तो यदि आपकी आय 2.5 लाख रुपए तक है तो नए इनकम टैक्स स्लैब या पुराने टैक्स स्लैब दोनों में आपकी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और यदि आपकी आय 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक है तो नए टैक्स स्लैब के अनुसार आपको 5% इनकम टैक्स चुकाना पड़ेगा और पुराने टैक्स स्लैब के अनुसार भी 5% टैक्स चुकाना पड़ेगा। यानी आप नए टैक्स स्लैब या पुराने टैक्स स्लैब किसी में जा सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे दोनों टैक्स स्लैब में 12,500 रुपए तक का रिबेट भी अवेलेबल है। अतः आपको 5 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। यदि आपकी आय 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में है तो नए टैक्स स्लैब के अनुसार 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा। और यदि 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो नए टैक्स स्लैब के अनुसार 15% आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। जबकि पुराने टैक्स स्लैब के अनुसार 5 लाख से 10 लाख के बीच में यदि आपकी आय है तो आपको 20% टैक्स चुकाना पड़ेगा। यदि आपकी आय 10 लाख से 12.5 लाख रुपए तक है तो आपको नए टैक्स स्लैब के अनुसार 20%, 12.5 लाख से 15 लाख के बीच में यदि है तो आपको 25% और 15 लाख से ऊपर यदि आपकी आय है तो 30% नए टैक्स स्लैब के अनुसार चुकाना पड़ेगा। वहीं पुराने टैक्स स्लैब में 10 लाख से अधिक आय वालों को 30% चुकाना पड़ता है। यहाँ पे मेन डिफरेंस नए टैक्स स्लैब और पुराने टैक्स स्लैब में ये है कि पुराने टैक्स स्लैब यदि आप चूज करते हैं तो निवेश या बचत की गई राशि का छूट ले सकते हैं, जबकि नए टैक्स स्लैब में किसी भी तरीके की छूट अवेलेबल नहीं है। इसके अतिरिक्त आपको अलग से शिक्षा व स्वास्थ्य उपकर, जिसको हम सेस कहते हैं, आयकर का 4% चुकाना पड़ता है। और यदि जिसकी आय 50 लाख से ऊपर है उनको 10% तथा 1 करोड़ से जिनकी ऊपर आय है उनको 15% सरचार्ज भी देना पड़ता है। कुछ पॉपुलर डिडक्शन जिसका यहाँ पर मैं जिक्र कर रहा हूँ। सेक्शन 16A के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल है जो कि सभी नौकरी करने वाले व्यक्ति इसको पात्र है और इसकी जो छूट की लिमिट है वो 50,000 रुपए फिक्स है। सेक्शन 80C के तहत जो छूट अवेलेबल है वो आपको पीपीएफ, ईपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एफडी, एलएसएस, पेंशन फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, जीवन बीमा, होम लोन की किस्त, स्कूल की ट्यूशन फीस इत्यादि कई प्रकार के योजनाएं अवेलेबल है जिसमें निवेश करके आप छूट क्लेम कर सकते हैं। 80CCD ये केंद्र सरकार द्वारा जो शुरू किया गया पेंशन फंड है उसमें निवेश की गई राशि का हम इसमें डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि पॉपुलर स्कीम एनपीएस चल रही है उसमें यदि आप निवेश करते हैं या इनकम टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं। यह छूट 80C में 1.5 लाख के अंतर्गत ही मिलता है। इसके अतिरिक्त यदि आप वॉलंटरी निवेश करते हैं
तो आपको 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट इसमें मिल जाती है। 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम व हेल्थ चेकअप के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए यदि आपकी उम्र 60 साल से नीचे है तो आप 25,000 तक, यदि 60 साल से ऊपर है तो 50,000 रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं। 80 सेक्शन के अंतर्गत पढ़ाई के लिए लिया गया लोन के साथ जो ब्याज का भुगतान किया जाता है उसका हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है, जितने आपके ब्याज बन रहा है वो पूरा का पूरा आप क्लेम कर सकते हैं। 80EE होम लोन के ब्याज के भुगतान के लिए है जो कि 50,000 रुपए तक सीमित है। 80TTA बचत खाता वाले ब्याज को हम क्लेम कर सकते हैं जो कि 10,000 की लिमिट दी गई है। 80CCF लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट में प्राप्त हुए लाभ को हम यहाँ पे डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसकी लिमिट 20,000 रुपए है। अभी टैक्सेबल इनकम की गणना कैसे करते हैं तो देखते हैं। यहाँ पे यदि आप पुराना टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आपको कुल आय में से जितना डिडक्शंस अभी डिस्कस किए गए हैं उनमें से आप डिडक्ट करके जो भी बचता है वो टैक्सेबल इनकम कहलाता है, जबकि नए टैक्स स्लैब के अनुसार कुल आय ही आपका टैक्सेबल इनकम कहलाती है। यहाँ पे मैं एक कैलकुलेटर बनाया हूँ जिसमें कैलकुलेट करके हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक टैक्स कैलकुलेटर है, इसको आप यहाँ जो येलो कलर है यहाँ इस फील्ड में आप डेटा फीड करके आप टैक्स के कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि एनुअल इनकम मान लीजिए मैं 8,50,000 ले लिया। इसके बाद यदि एजुकेशन लोन का है तो मान लीजिए मैं 40,000 रुपए एजुकेशन लोन ले लिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो ले लीजिए, नहीं है तो मान लीजिए मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं लिया। और NPS जो 80CCD1B जो हम 50,000 रुपए तक का अधिक क्लेम कर सकते हैं उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। लीव ट्रेवल अलाउंस यदि कोई है तो उसको डालिए। मान लीजिए आपको कोई लीव के लिए जाने के लिए अलाउंस मिला है तो वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं, नहीं है तो आप 0 कर दीजिए। होम लोन का इंटरेस्ट यदि आप पे कर रहे हैं तो उसको मान लीजिए मैं 40,000 पे कर रहा हूँ तो 40,000 डाल दिया। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में जो भी डिडक्शन है वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। जैसे कि कई सारे डिडक्शंस हैं उसमें 1,50,000 रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। हेल्थ के लिए मान लीजिए 15,000 रुपए डाल दिया और सेविंग बैंक अकाउंट से यदि लाभ हुआ मान लीजिए 8,000 रुपए हुआ तो ये डाल दिए। अभी सभी डाल दिए डेटा। तो मान लीजिए आपकी इनकम 8.5 लाख रुपए है। ये सारे डिडक्शन क्लेम करके देखते हैं टोटल डिडक्शन आपका 3,53,000 हो गया। और अब जो पुराना टैक्स स्लैब है उसके अनुसार आपकी आय 4,97,000 हुई जो कि 5 लाख से नीचे का टैक्स फ्री है। तो यहाँ कैलकुलेट करके भी बताया, देखिए आपका 4,97,000 का टैक्स कैलकुलेट करके बताया। आपको 5% के रेट से 12,350 होता है जो कि अंडर सेक्शन 16A के तहत आपको रिबेट अवेलेबल है 12,500 का। तो आप 12,500 का रिबेट ले सकते हैं। यहाँ पे न्यू टैक्स स्लैब में यदि जाएंगे तो वहीं आपको न्यू टैक्स स्लैब में 54,600 रुपये पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कौन सा बेटर ऑप्शन दिखा रहा है, ओल्ड टैक्स स्लैब। तो यहाँ से आप डेटा फिल करके आप देख सकते हैं कि कौन सा टैक्स स्लैब आपके लिए उपयोगी है। थोड़ी देर के लिए मैं ये डिडक्शन हटा देता हूँ। तो ये डिडक्शन यदि हटाया मैंने तो देखिए ओल्ड टैक्स स्लैब में 8 लाख रुपए हुए, जबकि नए टैक्स स्लैब के अनुसार जो टैक्सेबल इनकम है 8,50,000, क्योंकि 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलता ही पुराने टैक्स स्लैब में। तो पुराने टैक्स स्लैब में आपको 75,400 पे करना पड़ेगा, नए टैक्स स्लैब में 54,000। यानी कि इस समय आपको प्रीफर्ड कम करना चाहिए नया टैक्स स्लैब, यानी कि आपके पास कोई सेविंग नहीं है। नए टैक्स स्लैब में कम टैक्स बनेगा और पुराने टैक्स स्लैब में अधिक। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैं यहाँ 7 लाख रुपए ले लेता हूँ। 7 लाख रुपए लिया तो नए टैक्स स्लैब के अनुसार 7 लाख आपका टैक्सेबल इनकम कहलाएगा और पुराने टैक्स स्लैब के अनुसार 6,50,000। अब इनका टैक्स कैलकुलेट करके दिखा रहा है यहाँ पे। तो पुराने टैक्स के अनुसार 44,200, नए टैक्स स्लैब के अनुसार 33,800, जो कि अभी नए टैक्स स्लैब फायदेमंद है।
क्योंकि हमारे पास कोई डिडक्शन नहीं है। यदि मैं यहीं पे कोई डिडक्शन क्लेम कर देता हूँ तो देखिए अब आपका नया टैक्स स्लैब में 7 लाख वही रहेगा, पुराने टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपए आपका टैक्सेबल इनकम हो गई। तो पुराना टैक्स स्लैब आपके लिए प्रिफर्ड होगा। आप पुराने टैक्स स्लैब से पे करेंगे तो यहाँ 12,500 रुपये का रिबेट भी अवेलेबल हो जाएगी, तो आपका टैक्स पुराने टैक्स स्लैब में 0 हो जाएगा। अतः आपको चूज करने के लिए यदि आपके पास कोई डिडक्शंस नहीं है तो आप नए टैक्स स्लैब में जा सकते हैं। यदि आपके पास डिडक्शन अवेलेबल है तो आप पुराने टैक्स स्लैब को चुनिए, ये आपको बेटर होगा। इस कैलकुलेटर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाके आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपका इनकम। पुराना टैक्स स्लैब आपके लिए प्रिफर्ड रहेगा कि नया टैक्स स्लैब। यदि आपको आयकर के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना है तो इस पर मेरा दूसरा वीडियो भी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आशा करता हूं कि जानकारी पसंद आई होगी। किसी भी तरह के शंका के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके शंका का समाधान तुरंत किया जाएगा। धन्यवाद।